हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए के जो प्रीवियस टेस्ट पेपर हैं उनके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक आपके जो एनटीए के टेस्ट हो रहे हैं उनके केमिस्ट्री के पूरे पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी रिवीजन के तौर पे मैं आपको जो पीछे के टेस्ट हो चुके हैं उनके बेस्ट क्वेश्चन जो जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है उन क्वेश्चनों के साथ में पीछे के टेस्ट आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा आज जो रिवीजन होगा वो टेस्ट सेकंड से लेकर टेस्ट 5 तक के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जिनकी एग्जाम में पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है आने की और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट जो दिख रहा है वो है सेकंड टेस्ट है बेटा। The order of reactivity towards diazo coupling with phenol in the presence of dilute NaOH। बेटा जो डाइएजो कपलिंग होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब ये जो डाइएज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, और बेटा इलेक्ट्रोफाइल वो तब ज्यादा मोस्ट एक्टिव होगा जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने वाले ग्रुप हो। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, और कम कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, मतलब -R या फिर -I या फिर -H ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R +H +I। ठीक है, अब इसमें से चेक कर लेते हैं। जिसके पास -R ग्रुप पाया जाएगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा और वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो देखो बेटा ये जो दिख रहा है ये क्या है, -R है। बाकी ये क्या है बेटा आपका +R है, ये भी आपका +R है, और बेटा ये क्या है +I है। ठीक है, तो -R है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा बेटा, सेकंड होगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा सभी क्या है आपको पता है, सभी डीएक्टिवेट करने वाले ही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कम डीएक्टिवेटिंग होगा वो क्या होगा, मोस्ट एक्टिवेटिंग होगा। किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, +I होगा, तो सबसे ज्यादा सेकेंड होगा, देन फोर्थ होगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में बेटा, इन दोनों में देखो बेटा ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इसको कम वो करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो उसके बाद होगा आपका थर्ड, देन क्या होगा फर्स्ट। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी, सेकेंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इन E2 रिएक्शन। बेटा यहाँ E2 रिएक्शन करा रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बेटा ये E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। E2 एलिमिनेशन क्या होता है बेटा, ये एंटी एलिमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है ब्रोमीन और जो हाइड्रोजन होते हैं ये दोनों अपोजिट रहते हैं, तभी क्या होता है ये एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। बेटा इसको अगर हम इसको सिंपली वो करें तो बेटा मैं इसको सिंपल एक जनरल स्ट्रक्चर बना दूं, तो बेटा ये आपका ब्रोमीन है। ठीक है, ये हो गया बिलो द प्लेन, ये हो गया बेटा आपका अबव द प्लेन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये होगा बिलो द प्लेन, बेटा ये अबव द प्लेन, ये हो गया आपका CH3 CH2। क्लियर। अब बेटा आपको यहाँ पे E2 एलिमिनेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं बेटा, इसको हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। जब 180 डिग्री रोटेट कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये जो ये है ये CH3 यहाँ हो जाएगा और आपका H यहाँ हो जाएगा, और ये CH3 CH2 एंड हियर बेटा यूं बन जाएगा आपका Br और AH, और इधर हो जाएगा बेटा CH3। यही तो होगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, एंटीलिनेशन होगा बेटा, ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटा क्या है, दोनों मिथाइल अलग अलग ग्रुप है, तो ये कौन सा होगा, ट्रांसएल्किन होगा। बस ट्रांसएल्किन का एग्जांपल में देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रांस 3 मिथाइल 2 पेंटीन इज द राइट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ये 3 रिएक्शन दी गई हैं और पूछ रहे हैं कि इन रिएक्शनों के बेसिस पे ये जो चौथी रिएक्शन है इसका डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। बेटा जो फोर्थ रिएक्शन है इन तीनों रिएक्शन से हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, फोर्थ रिएक्शन के पाने के लिए हम डेल्टा H की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, देखो फोर्थ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन एज सच लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो C ग्रेफाइट हमें चाहिए तो फर्स्ट रिएक्शन एज सच होगी, तो फर्स्ट रिएक्शन एज सच लिखेंगे। ठीक है, इसकी डेल्टा H की वैल्यू पुट आउट कर लेंगे। दूसरा H2 चाहिए बेटा, लेकिन H2 हमें कितना चाहिए,
2 मोल चाहिए, ठीक है। H2 हमें कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। इसके अलावा थर्ड में क्या करें, हमें जो मीथेन है वो कितना चाहिए बेटा, 1 मोल चाहिए। क्लियर। तो मीथेन 1 मोल है तो बेटा ये तो सी वाला सही है कि इसमें मीथेन 1 मोल चाहिए। तो आपका जो थर्ड रिएक्शन है ये तो एज सच होगी। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन में देखो बेटा क्या हो रहा है कि हमें 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही मोल है, तो हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इंटू सेकेंड। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट की वैल्यू कितना है, माइनस का 393.5 बेटा, इसको आप ऐड करोगे 2 इंटू माइनस का ये कितना है 285.8 प्लस बेटा ये थर्ड वाली की क्या है 890.3 किलो जूल, यही तो है। बस इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 74.8 किलो जूल बेटा। तो जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है वो वैल्यू ये आएगी। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट एट 298 केल्विन गिवन KSP। बेटा सिल्वर क्रोमेट होता है Ag2CrO4, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होगा तो बेटा 2 सिल्वर आयन देता है आपका, और क्या देगा CrO4-2, क्लियर, क्रोमेट आयन देगा। बस अब इसके लिए अगर KSP लिखोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा s, तो KSP की वैल्यू हो जाएगी 2s का स्क्वायर इंटू s, ये हो जाएगा KSP इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4s क्यूब। क्लियर, इसकी वैल्यू दी गई है 1.1 इंटू 10⁻12 बेटा, यहाँ से जब s की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 6.5 इंटू 10⁻5। तो आंसर क्या होगा, ए। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा ये होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The bond angle between of H2SE is best described at। बेटा आपको पता है कि ये है H2O, फिर उसके बाद होता है H2S, उसके बाद होता है H2SE, देन होता है H2T। डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो बेटा क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। रीजन ये होता है कि बेटा साइज बढ़ जाती है और जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो कम हो जाता है साइड बढ़ने की वजह से, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ेगा, कम होगा, लेकिन जो सेलेनियम का साइज है ये इतना भी कम नहीं हो जाता है कि वो 90 से नीचे चला जाए। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेस देन द H2S बट नॉट लेस देन द 90। ठीक है, H2S से तो कम होगा लेकिन 90 से कम नहीं होगा। बाकी ऑप्शन ये देख लो बेटा 109 डिग्री कह रहे हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका तो आपको पता है 104.56 के आसपास होता है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और बेटा ये भी गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस द केमिकल प्रोसेस रिजल्टिंग। बेटा जब देखो टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर आपने कितना रखा था 298 केल्विन, तो फिर क्या था आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kc की वैल्यू थी वो थी 1 इंटू 10⁻²। जब आपने टेम्परेचर कम किया मतलब 273 केल्विन किया तो जो Kc की वैल्यू है वो बढ़ गई। यहां से हमें ये पता चला कि जो Kc है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, और ये रिलेशन किस रिएक्शन के लिए होती है, ये बेटा है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो ये जो रिएक्शन है जो Kc की वैल्यू वेरी कर रही है वो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH वॉल्यूम दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है। अब बेटा इसका सॉरी वेट अपॉन इक्विवेलेंट बेटा होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम, यही तो होता है। और नॉर्मलिटी वेट कितना दिया बेटा 4, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 40 होगा, वॉल्यूम बेटा 0.1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर कहते हैं, तो बस यहाँ वैल्यू कितना 0.1 रख लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी बेटा 1 नॉर्मल। तो इस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा 1 नॉर्मल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.2 मोल ऑफ आयोडीन आर मिक्स्ड एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम एट 500 डिग्री सेल्सियस। एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI फाउंड टू बी 10 मोल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI। क्लियर, देखो बेटा ये है रिएक्शन
ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इनिशियली 15 मोल हाइड्रोजन का लिया और 5.2 मोल लिया, इसके कुछ भी मोल नहीं बनेंगे, बाद में क्या होगा 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5.2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x। अब क्या कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम पे कह रहे हैं कि जो HI है वो कितना बन गया 10 मोल, मतलब 2x की वैल्यू 10 मोल के बराबर है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा बेटा 10, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 और यहाँ पे कितना है 10, बस Kc की वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं बेटा, ये क्या होगा HI के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एंड आयोडीन का कंसंट्रेशन, यही तो होगा, वैल्यू पुट आउट करते हैं, ये 10 इंटू 10, हाइड्रोजन का 10 और ये कितना है बेटा 0.2, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा कितना 50, तो Kc की वैल्यू कितनी आई बेटा 50, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेरस ऑक्साइड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 5.0 एंगस्ट्रॉम, assuming density of the oxide are 4.0 gram per centimeter cube, then the number of ferrous ion and oxide ion in the percentage in unit cell। बेटा क्या दिया गया है आपको, डेंसिटी दिया गया है, तो डेंसिटी में क्या रिलेशन है बेटा, हमें Z चाहिए, तो देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब देखो ये डेंसिटी किसने दिया है बेटा, मीटर क्यूब में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और जो हमारी एज लेंथ दी गई है वो किस में दी गई है, ये दी गई है बेटा आपका एंगस्ट्रॉम में, तो जो एज लेंथ है 5.0 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में। क्लियर बेटा, ये हो गई इसकी सेंटीमीटर में क्या वैल्यू, ठीक है। बस अब डेंसिटी में वैल्यू पुट आउट कर लेते हो तो यहाँ से हमें Z मिल जाएगा। बेटा डेंसिटी कितना दिया है 4, Z की वैल्यू हमें चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा आयरन ऑक्साइड का तो वो हो जाएगा 72, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और A की वैल्यू बेटा हमने लिखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब। क्लियर, यहाँ से वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो बेटा Z की वैल्यू आएगी 4। क्लियर, ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू 4 आएगी, और देखो Z की वैल्यू 4 आई मतलब जो फेरस आयन है ये भी कितना है 4 है, जो ऑक्साइड आयन है वो भी 4 है, तो बोथ आर 4 4 इन नंबर, तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉर एब्जॉर्प्शन डेल्टा H, डेल्टा G एंड डेल्टा S हैव द नेगेटिव वैल्यू। स्टेटमेंट सेकंड कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। क्लियर, और ये बेटा क्या है, देखो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो बेटा आपको पता है कि जो एडसॉर्प्शन होता है ये क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर, और जब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो बेटा डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है। इसके अलावा ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, ठीक है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है तो मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, ठीक है, मतलब क्या होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बेटा क्या होती है, कम होती है, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो बेटा एडसॉर्प्शन में तीनों वैल्यू निगेटिव होती हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये एक्सोथर्मिक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो रैंडमनेस है या डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम हो जाती है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the energy of electron in first bohr orbit of hydrogen atom is minus का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। the energy value of electron in first excited state of lithium diphosphate। बेटा E इक्वल टू होता है माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए पूछ रहा है बेटा, मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बस वैल्यू पुट आउट कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 13.6, Z की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, N कितना है बेटा 4 हो जाएगा,
इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3.4 और ये हो जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 80 किलो जूल पर मोल और इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दिया है -40 किलो जूल। अ कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू 20 किलो जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिफोर एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, ये देख लो, मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए ये ग्राफ होगा। ठीक है, ये तो होता है। अब ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है बेटा ईए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां से जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है ईए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इन दोनों के गैप को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है ये होता है ईए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ईए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। बेटा जब कैटलिस्ट नहीं यूज किया तो डेल्टा एच की वैल्यू कितना है? -40। क्लियर? और बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया फॉरवर्ड का? 80 माइनस ईए बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से ईए बैकवर्ड कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 120 किलो जूल पर मोल। क्लियर? ये हो गया। अब सेकंड क्या कह रहे हैं कि जब कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो बेटा कैटलिस्ट यूज करेंगे तब भी वही फार्मूला यूज होगा। देखो, डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को ही कैटलिस्ट चेंज करता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता। तो ये होली -40, ये फॉरवर्ड कितना हो गया? 20 माइनस ईएबी। ठीक है, तो जहां ईएबी आएगा बेटा, ये बैकवर्ड रिएक्शन कितनी आएगी? ये बेटा आ जाएगी 60। ठीक है, तो बिफोर जो था, मान लो तो इसको हम E1 कह लेते हैं और इसको क्या कहते हैं? EAB2 कह लेते हैं। ठीक है, बिफोर ये है, आफ्टर ये है, बस इन दोनों का रेशियो चाहिए। EAB1 अपॉन EAB2 इक्वल टू 120 अपॉन 60। सॉल्व करोगे बेटा वैल्यू आएगी 2। तो आंसर कौन सा होगा? D is the right answer. Now next question is a mixture of methane and ethane in a molar ratio of x to y has an average molecular mass of 20 U. The mean molar mass when they are mixed in the molar ratio of y to x will be. ठीक है बेटा, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना है? ये होता है बेटा 16 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन तो ये होता है बेटा आपका 28। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास 20 U मिल रहा है। तो बस एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू इसका परसेंटेज x प्लस इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू ये एंड टोटल x प्लस y। ठीक है, यहां से क्या करेंगे बेटा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 20y इक्वल टू हो जाएगा 16x प्लस 28y। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20x माइनस 16x, यहाँ हो जाएगा 28y माइनस 20y। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा 4x इक्वल टू 8y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y। क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि इन दोनों के जो मोलर रेशियो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो बस यहां से सॉल्व करते हैं। तो मान लो न्यू मोलर मास क्या होगा? y मोल दिया है, किसके लिए? y मोलर रेशियो किसके लिए? मीथेन के लिए। बाकी x किसके लिए बेटा? आपका इथेन के लिए। तो ये हो गया। क्लियर? x इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस y। बस बेटा ये x की वैल्यू यहाँ पुट आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 16y प्लस 28 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y अपॉन ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू बेटा 2y प्लस y। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे बेटा तो y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 24। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? C इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन तीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन्होंने दिया है और पूछ रहे हैं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम सेल बनाते हैं तो जो इनका ईएमएफ होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा बनाते हैं। आपको पता है कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और इसमें कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी गई है बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। तो बस जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इसमें कैथोड पहचान लो, एनोड पहचान लो, क्या हो जाएगा, बाकी वही होगा। तो आपको पता है बेटा कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है बेटा रिडक्शन और इस पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। देखो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह, क्लियर। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, कैथोड की तरह। सेम यहाँ भी ये कैसे होगा, कैथोड और ये क्या होगा बेटा एनोड, और यहाँ भी ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई कैथोड कापर है तो यहाँ पर कापर की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस ई एनोड कितना है माइनस का 0.76, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट। तो E1 की वैल्यू आ गई बेटा। E2 निकाल लेते हैं। E2 के लिए क्या हो गया, जी कितने हो गए 0.8, इसका होगा माइनस का 0.76, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.56 वोल्ट, ठीक है बेटा। E3 क्या होगा, E3 होगा 0.8 माइनस कॉपर का रखोगे 0.34, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 0.46 वोल्ट, क्लियर। E3 आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है बेटा E2, फिर उसके बाद E1 और उसके बाद E3। तो आंसर कौन सा होगा बेटा बी, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of 0.1 molar BOH weak acid is found to be 12. The solution at temperature T Kelvin will display an osmotic pressure equal to, बेटा आपको osmotic pressure पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT, ठीक है। टेम्परेचर दिया है, C दिया है, R दिया है। बेटा अगर I की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। बेटा यहाँ पे दिया है क्या, वीक बेस दिया है, ये होता है वीक बेस का डिसोसिएशन, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा B प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। बेटा वीक एसिड है, इसका इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, यहाँ पे जो OH यहाँ पे होगा बेटा, अगर इसको 1 लो तो ये ऐसा होगा, ये 1 माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। तो बेटा हम ये कहें कि जो OH आयन कंसंट्रेशन होगा वो C अल्फा के बराबर होगा, क्लियर, ये तो होगा। अब देखो आप ये C अल्फा के बराबर है, OH आयन कंसंट्रेशन यहां से निकल सकता है क्योंकि pH की वैल्यू उन्होंने दिया है 12, तो POH कितना हो जाएगा बेटा 2, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, क्यों कि pH प्लस POH 12 14 होता है, तो बेटा 12 ये है तो 2 ये होगा, और इसका जब लोगे आप तो 10 टू द पावर -2 हो गया। बस 10 टू द पावर -2, C की वैल्यू देखो बेटा कितना दिया है 0.1 मोल, तो ये 0.1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.1। बस अब ये डिसोसिएशन हो रहा है इसमें, और I में रिलेशन आपको पता है कि I इक्वल टू होता है I माइनस 1 अपान n-1। बेटा जो n है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय पर फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। बेटा ये पर फार्मूला यूनिट कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बस अल्फा की वैल्यू पुट करो 0.1, I हमें पता करना है, ये हो जाएगा 1, n की वैल्यू 2 माइनस 1, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.1, ठीक है। अब I की वैल्यू मिल गई है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1.1, C की वैल्यू बेटा 0.1 लिखा ही है, हमें चाहिए R इंटू T, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.11 RT। हियर इज द राइट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। बेटा स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ दिए और पूछ रहे हैं कि क्या होगा। बेटा कोई भी स्पीड हो, आपको पता होगा कि ये रूट ऑफ RT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो Z है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, जब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। Y की स्पीड उससे कम है
और जो x की स्पीड है वो सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा स्पीड z की है, उसके बाद बेटा स्पीड आपकी y की ज्यादा है एंड देन अल्टीमेटली x की। ये तो हो गया बेटा स्पीड का। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा बेटा, x का होगा। देन मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, y का होगा। देन मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, Z का होगा। ठीक है। और इस सीरीज में देखो तो बेटा क्या होगा, क्रिप्टन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, देन उससे कम आर्गन का, देन उससे कम नियान का। तो बिल्कुल ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीरियड एटम विल बी द स्मॉलेस्ट रेडियस जनरली इज। बेटा आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है तो रिजल्टेंट रेडियस कम होता है। मेरा पर्पस आपको यहाँ पे बताने का था कि जो ये अलग अलग नाम है आपको आप जान लो। बेटा कैल्कोजन बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर को, ठीक है। हैलोजन आपको पता है, एरोजन बेटा बोलते हैं आपको नोबल गैस के लिए, और निकोजन बेटा नाइट्रोजन फैमिली के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज कम होता है, लेकिन जो एरोजन है उनका साइज बढ़ जाता है ड्यू टू क्या है, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके वजह से इनका साइज बढ़ जाता है। इस वजह से सबसे लोएस्ट साइज का कौन होगा, हैलोजन होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी, हैलोजन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following गैस लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है, किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर है। बेटा इसका जब आइसोमर बनाओगे तो सिस और ट्रांस दो आइसोमर बनेंगे। तो इसके टोटल नंबर कितने हो गए, दो आइसोमर हो गए। बेटा इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा तो एज सच ये रहेगा, ये भी बेटा एज सच रहेगा। इसका जब बनाओगे तो बेटा इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, ठीक है। लेकिन जो इसका सिस होता है बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो जाहिर सी बात है दो बनाएगा, एक डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, दो ये और एक ये, कितना हो गए, तीन। तो टोटल तीन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर किसके बन रहे हैं बेटा, इसके बन रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। ओके, now next question, the rate of diffusion of A is 5 times that of B, what will be the density ratio of the A and B। बेटा rate of diffusion of A कितना है, rate of diffusion of B के 5 times है। आपको पता है rate इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ डेंसिटी के, बस वैल्यू अप्लाई कर दे रहे हैं। RA by RB इक्वल टू रूट ऑफ DB by DA, ठीक है। बस RA की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 RB के बराबर है बेटा, यहाँ पे RB हो गया और ये हो जाएगा DB बाई DA। क्लियर, बस ये वैल्यू पुट आउट हो जाएगी। तो बेटा DB बाई DA हो जाएगा आपका 25। पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, DA बाई DB पूछ रहा है, तो DA बाई DB हो जाएगा आपका 1/25 बस। तो 1:25 रेशियो इज द राइट आंसर। ओके, next question, the inactivation of viral preparation in the chemical bath is found to be first order reaction. The rate constant for the viral inactivation if in the beginning 1.5% of the virus is inactivated per minute is clear। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स का फार्मूला होता है, ये होता है ln A नॉट माइनस A बाई टी, ठीक है। अब देखो यहाँ में K पूछ रहा है बेटा, टाइम कितना दिया है कि पर मिनट पर, मतलब T की वैल्यू दिया है इन्होंने 60 सेकेंड। क्लियर बेटा, A अगर हम लेते हैं 100%, मतलब इसको 100 लेते हैं, तो बेटा A की वैल्यू क्या होगी 1.5। बस वैल्यू पुट आउट कर लो, K की वैल्यू पता चल जाएगी। तो K ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा बेटा 100, ए नॉट की वैल्यू कितना 100 माइनस ए की वैल्यू कितना 1.5 बाई टी, कितना बेटा वो 60 है। क्लियर, तो देखो के की वैल्यू क्या हो जाएगी ln, ये हो जाएगा 100 बेटा, 100 में से इसको वो करोगे तो ये हो जाएगी 0.98.5 एंड डिवाइडेड बाई 60, यही तो होगा। और बेटा ये वैल्यू आपको दी गई है, कहाँ देखो क्वेश्चन में दी गई है ना, बस ये वैल्यू पुट आउट कर ले तो ये हो जाएगा 0.01511 बाई 60। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 into 10 to the power -3 mole K2Cr2O7 react completely with this, the value of n will be। बेटा आपको पता है कि जब ये completely react कर रहे हैं
तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा K2Cr2O7 का बेटा वो इक्विवेलेंट होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ XN प्लस। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और इसका भी होगा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर आपको पता है कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि देखो K2Cr2O7 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2Cr+3 में। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे +3, बेटा यहाँ पे निकालो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 2 और यहाँ हो जाएगा 2 × 3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, 6। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो यही होगा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए n की वैल्यू 6 × 10⁻³ दी गई है, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बेटा, 6। अब बात करते हैं, यहाँ n की वैल्यू 9 × 10⁻³ गई है, वैलेंसी फैक्टर पूछ रहे हैं। बेटा ये कह रहे हैं xn प्लस में है, ये कन्वर्ट हो रहा है XO3 माइनस में। बेटा जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आएगा +5, चेंज कितने का आएगा बेटा, 5 - n। तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा 5 - n। बस वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू रख दे रहे हैं, हो जाएगा 5 - n। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करोगे बेटा ये क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, 5 - n की वैल्यू आ जाएगी 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है बेटा, 1 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at 80 degree Celsius the vapor pressure of pure liquid A is 520 mm Hg, that of pure liquid B is 100 mm Hg. If the mixture of solution A and B boils at 80 degree Celsius 1 atmospheric pressure, the amount of A in the mixture is। बेटा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया है और वो पूछ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन A का कितना होगा। तो देखो बेटा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर, यही तो होगा। बेटा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है उन्होंने, 760 mm of Hg, तो ये हो जाएगा 760 mm of Hg। मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें पूछा है, प्योर फॉर्म में इसका कितना बेटा 520, प्लस ये हो जाएगा XB को बेटा क्या हम 1 - x से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू XB ये कितना है प्योर फॉर्म में 1000। ठीक है, तो यहाँ से बेटा XA की निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.5। क्लियर, ये आ गई 0.5 पर परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 50%। तो जो मोल परसेंटेज है वो A का कितना है बेटा 50%, तो आंसर कौन सा होगा, D इज द राइट आंसर। ओके, next question, if delta H formation for H2O2 and H2O this and that, what will be the enthalpy change for this reaction। ठीक है बेटा, देखो पहले हम इसकी वो लिख रहे हैं फॉर्मेशन की रिएक्शन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन मिलेंगे तो बेटा क्या मिलेगा H2O2, और नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 मिलेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाट। क्लियर बेटा, ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड बनेगा बेटा, और ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड बनेगा। क्लियर, अब रिएक्शन आपकी दी गई है ये। ठीक है, इन दोनों रिएक्शनों से इस रिएक्शन को हमें लाना है। ठीक है, कैसे आएगा बेटा, हमें H2H2 चाहिए किधर, लेफ्ट में, लेकिन 2 मॉलिक्यूल। बेटा ये राइट में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रिवर्स होगी, तो जो इसकी एंथैल्पी है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, और 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा वाटर हमें राइट में चाहिए, ये भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट को रिवर्स किया तो माइनस का -188, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें कोई चेंजेस नहीं है, माइनस का 286, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये, तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 196 किलो जूल। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the equilibrium constant for the given reaction is approximately which is strongest conjugate base in the given reaction। बेटा देखो यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो लेस देन कितनी है, 1, मतलब 10⁻³ का मतलब लेस देन 1 है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एक्चुअली जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है, CO3 - 2 प्लस H2PO4 माइनस ये हो जाएगा बेटा HPO4 2 माइनस प्लस HCO3। क्लियर, आप देखो
बेटा अगर कॉन्जुगेट बेस पेयर की बात करें तो देखो कॉन्जुगेट बेस ये होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा, और अब के की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। के की वैल्यू 3 है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने का मतलब कि बेटा इसका कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है वो बड़ी आसानी से बन रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनेट आयन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following exhibit greater coagulation power towards negative colloids। बेटा अगर नेगेटिव कोलाइड्स है तो इसको कोआगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कैटायन चाहिए, ठीक है, यही तो चाहिए। और आपको पता है जो कोआगुलेशन पावर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, मतलब जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कैटायन का उतना ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर होगा। बेटा आप देख लो, इसका +2 है, इसका +1 है, इसका +3 और इसका +1 है। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे, एल्युमिनियम से, इसलिए इसकी कोएगुलेशन पावर मैक्सिमम होगी। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईपीएससी नेम कर रहे हैं बेटा, नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल चेन वो ढूंढेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो देखो बेटा इसमें भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी, तो प्रिंसिपल चेन हमारी ये होगी, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा, ये 7 इथाइल ये होगा, ठीक है। Now next question, the compound formed when ethyl bromide is heated with dry silver oxide। बेटा इथाइल ब्रोमाइड को जो अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से हीट करोगे तो क्या होगा, एक्चुअली सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, जो ड्राई Ag2 है ये क्या करेगा, सबसे पहले बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, Br को रिप्लेस कराएगा और एल्कोहल बना देगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकेगी बेटा, यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा ईथर का, क्लियर, ये बन जाएगा, ये क्या है बेटा, डाई इथाइल ईथर इज द राइट आंसर, ठीक है। ड्राई Ag2 की जगह अगर मॉइस्ट Ag2 यूज हुआ होता तो बेटा क्या होता, ये आपका एल्कोहल बनता है, लेकिन यहाँ पे ड्राई है इस वजह से क्या ईथर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole ethylamine when react with nitrous acid will produce dinitrogen gas। 1 mole ethylamine है, इथाइलेमिन बेटा क्या होती है, ये होती है CH3 CH2 NH2। इसकी रिएक्शन अगर बेटा नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो ये क्या करता है बेटा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा और नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा वाटर भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा 1 मोल इससे कितना बोल रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है बेटा, 1 मोल इथाइलेमिन ही बोल रहे हैं तो 1 मोल से 1 मोल नाइट्रोजन बना बेटा, एसटीपी पे वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the surface of sodium metal is 2.3 electron volt। what is the longest wavelength of radiation which is can be show photoelectric effect। बेटा E दिया है, E इक्वल टू आपको पता है SC/लैम्डा, ठीक है। हमें लैम्डा पूछ रहे हैं तो लैम्डा अगर बेटा हमें चाहिए तो आपको पता है कि ये होता है SC/E, ठीक है। लेकिन अगर E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तो लैम्डा जो आता है बेटा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा और वो होता है फार्मूला 12400 अपॉन E की वैल्यू किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस वैल्यू पुट आउट करो बेटा, कितना 2.3, सॉल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू आएगी 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है बेटा। जब भी याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको E की वैल्यू दें, ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the dipole moment of toluene and nitrobenzene is this and that, what is the expected dipole moment of para nitrotoluene। बेटा देखो टॉलुइन ये होता है आपका, नाइट्रोबेंजीन बेटा ये होगा, और बेटा पैरा नाइट्रोटॉलुइन आपका ये होगा, क्लियर, ये हो गया। अब देखो
इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा बेटा वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो गया। इधर क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट साइड होगा। इसमें जो होगा वो डायपोल मोमेंट इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, ठीक है, होगा ना बेटा। तो ये देखो दोनों डायपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री के अलोंग ही है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए जो डायपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों का ऐड होगा, बस दोनों को वैल्यू ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा 0.43, 0.3, 0.93, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4.36 टाइप द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, phenol associated in benzene to certain extent to form dimer. A solution containing this phenol 1 kg benzene is freezing point decreases by 0.69 Kelvin the percentage degree of association of phenol। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा। देखो फिनॉल क्या कर रहा है, ये डाइमर बना रहा है, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल फिनॉल की यूज होकर डाइमर बनाएंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया है बेटा, डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टी एफ, ये होता है आई के एफ इंटू एम, यही तो होता है। तो हमें आई की वैल्यू पता चल जाएगी, ये हो जाएगी बेटा डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। बस डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.69, के एफ की वैल्यू 5.12। बेटा मोलरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 20 ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे 20 ग्राम हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 94 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है 1, बस। तो बेटा आई हो जाएगा 0.69 अपॉन 5.12, ये हो जाएगा 94/20। बेटा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.63। क्लियर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.63। बस एसोसिएशन वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस आई अपॉन 1/n, यही तो होता है। बस अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए, आई की वैल्यू 1 माइनस आई की वैल्यू 0.63, 1 माइनस 1/n, n क्या होगा बेटा, एसोसिएटेड कितने होंगे, तो कितना बना रहा है तो बेटा 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू सॉल्व करोगे तो बेटा आएगी 73.4। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए 73.4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 4A2B plus 3C A4B2C3 what will be the number of moles of product form starting from mole A, 1 mole A 6 mole, इतना है दे बेटा 4A plus 2B plus 3C ये मिलके बना रहे हैं क्या A4B2C3। अब कह रहे हैं कि बेटा कितना ये बनेगा, तो सबसे पहले बेटा इनके मोल के वजह से हम क्या निकाल लें, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो होगा जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो, लेस आए, वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो बस इसके लिए निकाल लेते हैं बेटा, इसका मोल 1 है, डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25। इसका मोल बी का मोल देखो बेटा 0.6 दिया है, 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी 0.30, और यहाँ सी का कितना दिया है 0.72, बेटा इसको 0.72 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.24। ठीक है, तो बेटा मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे कम किसके लिए आ रही है, सी के लिए आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और जब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट तो इस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, तो ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि जब 3 मोल हम सी ले रहे हैं तो बेटा 1 मोल बन रहा है आपका इस कंपाउंड का A4B2C3 का। A4B2C3 का कितना मोल बन रहा है बेटा, 1 मोल बन रहा है, तो इसलिए अगर इसको 0.72 मोल लेंगे तो क्या होगा, तो ये बेटा 1/3 इंटू 0.72 सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.24 मोल। तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, C 0.24 मोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the solubility of AgCl with solubility product this in 0.1 molar NaCl solution। बेटा AgCl की solubility पूछ रहे हैं। AgCl बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, ये हो जाएगा आपका बेटा S और S।
अब बात करते हैं NaCl। तो NaCl बेटा क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.1 मोलर इसका भी होगा और 0.1 मोलर ये भी होगी। ठीक, अब देखो बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए Ksp की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सिल्वर आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ये, तो S प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, कुछ तो इसका है 0.1 मोलर। लेकिन ये जो इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो इस वैल्यू को हम अप्रॉक्स 0.01 के बराबर, सॉरी 0.1 के बराबर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा S मल्टीप्लाई 0.1, Ksp की वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यहाँ से S की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-stoichiometric compound this is formed due to the incorruption with copper ion in the lattice, what is the mole percentage of copper dipositive। देखो बेटा क्यूप्रस सल्फाइड है, इन्होंने क्या किया कि इसमें कॉपर डाई पॉजिटिव की इम्प्योरिटी करा दी है, तो ये बन गया है 1.8 इंटू एस, यही तो बना। अब कह रहे हैं कि कितना इसका मिलाया गया इस लैटिस में, तो बस देखो बेटा इसको मिलाने पे भी इस आयन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो गई नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि जो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही तो होगा। अब सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इसमें कॉपर, इसमें जो कॉपर 1.8 है इसमें कॉपर डाई पॉजिटिव भी है और इसमें कॉपर +1 भी है, तो बस देखते हैं बेटा। तो मैं ये कहूंगी कि जो कॉपर इसमें क्या है उसको अगर मैं x मानूं तो कॉपर डाई +1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 माइनस x, बस करते हैं। कह रहे हैं हम कि x है कॉपर डाई पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 माइनस x क्या हो जाएगा कॉपर +1, और आपको पता है बेटा सल्फाइड पे कितना -2 का चार्ज है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बेटा x Cu डाई पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा 1.8 Cu पॉजिटिव माइनस x Cu पॉजिटिव, क्लियर, यही तो होगा। बस यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी, तो बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी, क्लियर, वो बेटा आएगी कितनी 0.2। ठीक है, तो जो x है वो कितना आ गया बेटा 0.2 आ गया। जब x की वैल्यू 0.2 आ गई तो यही तो परसेंटेज किसका है कॉपर डाई पॉजिटिव का, तो बस परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.2, और बेटा ये कितना है 1.8, इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 11.11 इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बेटा लो प्रेशर बोल रहे हैं और हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है, तो पूछ रहे हैं रेडियल गैस का क्या होगा। बेटा आपको पता है कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो रियल गैस है इट्स बिहेव लाइक आइडियल गैस, इसका मतलब कि जो वंडर वॉल गैस इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है बेटा, डी इज द राइट आंसर। A gaseous mixture of 2 mole of A, 3 mole of B and 5 mole of C and 10 mole of D is contained in the vessel. Assuming the gases are ideal and our partial pressure of C is इतना। बेटा आपको पता है पार्शियल प्रेशर होता है मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस अपॉन टोटल मोल एंड सो ऑन इनटू प्री टोटल, यही तो होता है। बस बेटा पीसी हमें पता है निकालना है, तो मोल ऑफ सी अपॉन बाकी मोल, जैसे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी एंड मोल ऑफ सी एंड मोल ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, बस मोल ऑफ सी कितना है बेटा 5, ये 2 + 3 + 5 + 10 इक्वल टू पीटी कितना है बेटा 1। बस पार्शियल प्रेशर हमें पीटी पूछ रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर इसका कितना दिया है 1.5, क्लियर। तो यहाँ से पीटी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो आएगा बेटा 6 atm, क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा बी, 6 atmosphere इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, ये 3 दिए गए रिएक्शन और पूछ रहे हैं कि बेटा हमें ऑक्सीडेशन कराना है 2 मोल अमोनिया का, तो कैसे होगा। तो बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लें, ये होती है बेटा अमोनिया की रिएक्शन
हो जाएगा 5/2O2, इधर हो जाएगा बेटा 2NO प्लस 3H2। क्लियर? आप देखो 2NH3 चाहिए, 2NH3 है बेटा K1, लेकिन हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, रिवर्स होगा। तो पहले क्या होगा बेटा, हम इसको रिवर्स करेंगे तो जो K डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/K1। नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है, हमें कितना चाहिए बेटा 2NO चाहिए। ठीक है 2NO है, सही है बेटा, हमें राइट में 2NO चाहिए, तो जो K डैश K2 डैश है इसकी वैल्यू K2 के बराबर होगी। क्लियर? अब बात करते हैं K3 डैश की। बेटा वाटर मॉलिक्यूल हमें कितना चाहिए 3, जबकि यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो K3 डैश की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी K3 के पावर क्यों। बस अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा K की वैल्यू मिल जाएगी। तो K वैल्यू हो जाएगा K1 डैश K2 डैश एंड K3 डैश। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/K1 K2 K3 का क्यूब। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a reaction in which all reactant and products are liquid, which one of the following is most acceptable। बेटा आपको पता है डेल्टा E इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT, यही तो होता है। और जो डेल्टा NG है वो क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इस रिएक्शन में देखो बेटा क्या है, सभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड है। इसका मतलब डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous solution of this and इतना isotonic the percentage degree of dissociation, अल्फा पूछ रहे हैं बेटा। तो अल्फा के लिए हमें I चाहिए, I निकल जाएगी तो अल्फा मिल जाएगा। तो बेटा देखो अगर ये बराबर है तो π1 इक्वल टू π2 होगा, मतलब ये होगा ICRT इक्वल टू ICRT। ठीक, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको I1 बेटा, इसको I2 कर लेते हैं। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। बेटा हमें I1 चाहिए, C की वैल्यू कितना दिया है 0.004, I2 की वैल्यू बेटा 1 होगी, C2 की वैल्यू कितना दिया है 0.01, R की वैल्यू बेटा दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बेटा यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी वो नहीं आ जाएगी 2.5। बस I की वैल्यू 2.5 आएगी बेटा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है I माइनस 1/n-1। बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस वैल्यू रख दो, अल्फा इक्वल टू 2.5 माइनस 1/, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी बेटा 75% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल फिल्ड विद द मोल्टेन with electrolyticity pass 2.7 aluminum deposit at electrode, calculate the weight of copper deposit on cathode। बेटा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा कैथोड का डिपोजिशन वही होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड डिपोजिशन। ठीक है, आप कैथोड पे बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रही है एनोड पे, कैथोड पे कितना कॉपर होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और बेटा इसका क्या होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। बस वेट इक्विवेलेंट कितना होगा 63.5/2, इसका वेट कितना दिया है 2.7, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा ये हो जाएगा 27/3। बस सॉल्व करोगे तो वेट की वैल्यू आ जाएगी 9.525 ग्राम इज द राइट आंसर। तो कौन सा होगा बेटा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is are correct, melting point of alkene increase with the increasing the number of carbon with increasing bonding। बिल्कुल सही है बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के होती है। बेटा जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ब्रांचिंग बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन बट विद डिक्रीज इन ब्रांचिंग। बिल्कुल सही है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, साइक्लोएल्केन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल एल्केन। बेटा गलत है, क्योंकि जो साइक्लोएल्केन होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्केन के, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट, तो कौन कौन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी of element is 64 mega electron if binding energy per nucleon is 6.4 the number of nucleon is। बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है 6.4 और टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना दे दिया है बेटा, ये पर न्यूक्लियन हो गई और टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना दे दिया है 64। बस इसमें क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ जाएंगे तो बेटा आएगा 10। आंसर कौन सा होगा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट ऑन द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ये दिया है, कह रहा है कि जो k डैश है डबल ऑफ k डबल डैश, देन द रिलेशनशिप बिटवीन EA डैश एंड EA2। बेटा आपको पता है कि k इक्वल टू होता है AE के पावर माइनस EA बाई RT अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ से आपको पता चल गया हो कि जो k होता है वो EA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जो k डैश इज ग्रेटर देन k डबल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो EA डैश होगा ये लेस देन होगा EA डबल डैश से, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। 2 मोल of helium gas expanded isothermally and irreversibly at 227 degrees Celsius from 1 decimeter cube to 1 meter cube at constant pressure at 100 kilopascal. Calculate the work done। बेटा वर्क डन आइसोथर्मल का क्या होगा बेटा, ये होता है वर्क डन इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1, ठीक। बस माइनस पी, प्रेशर की वैल्यू कितना है 100 किलो पास्कल, बेटा इसको पास्कल में चेंज करोगे तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम में चाहिए V2 कितना है बेटा 1 मीटर क्यूब माइनस 1 डेसीमीटर क्यूब को चेंज करोगे मीटर में तो 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस का 99900 जूल। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the synthesis of ammonia by Haber process, if 60 mole of ammonia is obtained in 1 hour, then the rate of disappearance of nitrogen। बेटा ये होती है रिएक्शन 2NH3 प्लस ये होते है बेटा N2 प्लस 3H2, ये हो जाएगा 2NH3, ये तो होता है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो अमोनिया है मतलब रेट अमोनिया का क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कितना मोल कंसंट्रेशन 60 बेटा 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो कितना हो गया, जो इसका रेट हो गया अमोनिया का ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 मोल पर मिनट, ठीक है। ये क्या हो गया, डी अमोनिया बाई dt, यही तो होगा, यही तो रेट होता है बस। अब किसका पूछ रहे हैं, डाइनाइट्रोजन का। डाइनाइट्रोजन का रेट क्या होगा बेटा, माइनस डी N2 बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dNH3 बाई dt, यही तो होगा बस। NH3 बाई dt ये वैल्यू पता है, बस बेटा वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल पर मिनट, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the lowest energy a spectral line emitted by the hydrogen atom in Lyman series। बेटा लाइमन सीरीज में कह रहे हैं क्या, तो आपको पता है N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लाइमन के लिए 1, और बेटा लोवेस्ट एनर्जी कह रहे हैं तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है SC बाई लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा बराबर आपने देखा होगा ये होता है RZ स्क्वायर 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये तो होता है। बस ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर लो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा SC RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट आउट करते हैं। HC RZ की बेटा वैल्यू 1 है तो कोई मतलब नहीं, 1 माइनस 1 1/4, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 HCr, तो जो E की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The most unlikely orogenic structure of para-nitrophenoxide ion।
पैरा नाइट्रोफेन ऑक्साइड आयन का कौन सा मोल अनलाइक स्ट्रक्चर होगा? तो बेटा ये होगा सी। अब क्यों होगा वो मैं बता दूं। आपको पता है नाइट्रोजन है बेटा, ये क्या है, ये इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते, ठीक है। और जब d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या बेटा ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाएगा? तो जो ऑक्टेट है ये एक्सपेंड नहीं होगा। और जब ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा तो ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो बेटा इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, जो तो पूरी तरह गलत है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of air contain only nitrogen, oxygen and water. It's saturated with water vapor and total pressure is 640 torr. The vapor pressure of water is 40 torr. The molar ratio is 3:1. The partial pressure of nitrogen. बेटा जो प्रेशर दिया गया है टोटल, वो दिया है प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बेटा 640 दिया गया है, हमें प्रेशर ऑफ गैस पहले पता कर लेना होगा। ये 40 दिया है, तो जो प्रेशर ऑफ गैस है, जो केवल गैस की वजह से, वो बेटा कितना है 600 बस। अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा 3 ले लो, टोटल मोल 4 इंटू क्या करो, टोटल प्रेशर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 450 टॉर इज द राइट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ml of 0.2 normal BaCl2 is mixed with 40 ml of 0.3 normal AlCl2. How many BaSO4 are formed? बेटा ये रिएक्शन है कि BaCl2 की रिएक्शन आप करा रहे हो Al2SO4 का होल थ्राइस से, और कंपाउंड बन रहा है BaSO4 प्लस AlCl3, ये तो बन रहा है बेटा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब मैं ये कहूं कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 है, ये इक्वेट करेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का, ये इक्वेट करेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4 का, एंड ये इक्वेट करेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बेटा, BaCl3 का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी कितना 0.2, तो ये हो जाएगा 6 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका निकालोगे बेटा कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 12 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब बेटा ये 6 मिली इक्विवेलेंट है, तो जाहिर सी बात है इससे कितने मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, 6 मिली इक्विवेलेंट। तो 6 मिली इक्विवेलेंट से ये रिएक्ट करेगा, 6 मिली इक्विवेलेंट से इसके, तो 6 मिली इक्विवेलेंट क्या बनेगा BaSO4, और 6 मिली इक्विवेलेंट क्या बनेगा AlCl3। बस मिली इक्विवेलेंट हमें पता चल गया। तो 6 मिली इक्विवेलेंट बराबर आपको एक भी फार्मूला पता होगा कि ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा हो जाएगा 6 वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा, ये होता है 233/2 इंटू 1000। क्लियर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो वेट की वैल्यू आएगी 0.70 ग्राम इज द राइट आंसर। तो कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। At constant temperature, which of the following aqueous solution will have the maximum vapor pressure? बेटा maximum vapor pressure मतलब vapor pressure maximum चाहिए, तो ये होता है बेटा IC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, अगर इन चारों में बात करें तो इन दोनों की I की वैल्यू क्या है, इस दो से ज्यादा है, तो ये दोनों तो होने से रहे। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में I की वैल्यू तो सेम है। फिर कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो बेटा 1 मोलर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन, मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है 1 मोलर से, ठीक है। और जब 1 मोलर से ज्यादा है तो सबसे कम कंसंट्रेशन इसी का है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसी का होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two reactant A, B are mixed to give product C and D, the reaction quotient Q initial state of the reaction base described by। बेटा A और B रिएक्ट कर रहे हैं तो C और D बन रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि Q की वैल्यू के बारे में आप क्या कहोगे, ठीक है। तो बेटा Q तो यही होगा। अब Q यही होगा तो बेटा देखो
पहले इनिशियली रिएक्शन होगी तो केवल रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्यू बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल, तो बेटा ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, गलत है बेटा। इंक्रीज विद टाइम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी प्रोडक्ट बनेगा और के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The enthalpy and entropy change for the reaction. Enthalpy और entropy change दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि the temperature of the reaction will be at equilibrium. आपको पता है बेटा डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। लेकिन किस पे पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा G की वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा कि T इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H बाई डेल्टा S। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, ये होगा 30 किलो जूल है, तो 10 टू द पावर 3 जूल में कन्वर्ट हो गया 1.5। सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 285.7 केल्विन। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, Kp की वैल्यू दी गई है और पूछ रहे हैं Kc की। आपको पता है बेटा Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा Ng, यही तो होता है। अब देखो आप RT डेल्टा Ng की वैल्यू अब यहां से निकालो, तो डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट कितने बेटा, 2, गैसियस रिएक्टेंट कितना, 3 + 1 4 4। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 2। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। Kp की वैल्यू कितनी है, 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। Kc की वैल्यू कितनी है, यही पूछ रहे हैं बेटा। R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर बेटा 500 दिया है, केल्विन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 773 के पावर -2। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0.082 इंटू 773 के पावर -2। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये बेटा बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दी गई है, पहले क्या करा रहे हैं, इसकी इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, देन इसका क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन की वजह से रिएक्शन करा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बेटा साइनाइड है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा बेटा, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ये साइनाइड है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका एमाइड, ये क्या हो गया, एमाइड बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करा रहे हैं बेटा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और जैसे ही आपने देखा कि एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। और इसमें क्या होता है बेटा, एमीन बनती है, तो होता है, तो ये बन जाएगा बेटा एमीन। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of dihaidrogen and dioxygen at 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen, calculate the partial pressure of dihydrogen। बेटा अगर एज्यूम करो कि मान लो कि 100 ग्राम में क्या है, डाइहाइड्रोजन भी है और डाइऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेंगे। इस 100 ग्राम में आपको पता है 20 ग्राम क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, और 80 ग्राम क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन होगी। बस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20/2, टोटल मोल 20/2 प्लस 80/2। क्लियर, यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, टोटल प्रेशर कितना है 1 बार मतलब 2 बार, इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.8 बार, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना आएगा 0.8 बार आएगा। ओके, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो बेटा आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर बताया जाएगा, ठीक है। और बेटा आप रिवीजन करिए, अभी टाइम है आपके पास, पूरा एनटीए रिवाइज कर लेंगे आप मेरे चैनल के थ्रू। तो बेटा प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।